सेठ झरीलाल सीलापुर गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को बहाल कर रखा था। सेठ झरीलाल बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। वह धन खर्च करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करता था। वह मजदूरों को पूरी मजदूरी भी नहीं देता था। साहब, आपने मुझे 1 महीने से ठीक से मजदूरी भी नहीं दिया है। इस बार तो आप अच्छे से मुझे मजदूरी दे दीजिए। अरे मैंने बोला था ना, मैं कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुपचाप रह जाते थे कि कहीं उनको काम से ना निकाल दे। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार करता था और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी देता था और केवल एक ही हिस्सा देता था। साहब, आप मुझे बाकी की मजदूरी कब देंगे? कुछ दिन बाद दे दूंगा, थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? अभी जो दिया है उससे त्योहार का लाभ उठाओ। सेठ इसलिए त्योहार के वक्त मजदूरों को मजदूरी देता था ताकि उसे कोई गाली गलौज ना दे। मजदूर बेचारे इसलिए चुपचाप रह जाते थे कि चलो त्योहार के वक्त कुछ तो रुपया मिला, कम से कम एक दिन तो भरपेट खाना मिलेगा। हाँ भैया, आपने सही कहा। आखिर वह इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि हमारी मजदूरी ही ना दे सके, क्योंकि उसके पास तो काफी धन है। मजदूर यह आशा लगाए रहते थे कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया चुका देगा। एक दिन झरीलाल शहर के माहवारी हाट में गाय खरीदने के लिए गया, क्योंकि उसकी गायें अब उतना ज्यादा दूध नहीं दे रही थी। बाजार में उसने जाकर 2 गायों को पसंद किया। भाई साहब, मेरी गाय अब ज्यादा दूध नहीं दे रही है, मुझे और गाय की जरूरत है। आप मुझे ये गाय कितने में दोगे? आप मुझे 12,000 दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। 12,000 तो काफी ज्यादा हो रहे हैं। आप मुझे 10,000 में देंगे तो मैं ले लूंगा। ठीक है भाई साहब, अगर आपको गायों की जरूरत है तो आप ले लीजिए, मैं आपको 10,000 में ही दे दूंगा। झरीलाल अपने जेब से पैसे निकालता है। वह देखता है कि वह पैसे लाना भूल गया था। अरे ये सौदागर तो कम पैसे में ही गाय को दे रहा था और मैं पैसे भी लाना भूल गया। ये कल तक तो इंतजार नहीं करेगा मेरा। मुझे किसी भी हालत में इनसे गाय लेना ही होगा। मुझे किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ करना ही होगा ताकि मैं गायों को घर ले जा सकूं। झरीलाल बाजार में ही किसी महाजन को खोजने लगा। आखिरकार उसे महाजन मिल ही गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना उधार देने को वो महाजन तैयार नहीं था। झरीलाल के पास उस समय सोने की एक कटारी थी जो उसके दादा ने भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वह हमेशा उसे अपने पास रखता था। यह हमारी पुश्तैनी कटार हमारे दादा की भेंट है। यह हमारे लिए अमूल्य है। यह सोने की कटार है, लेकिन मैं आपको जमानत में देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं इसके बदले आपको ऋण दे देता हूँ। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर ऋण देने को तैयार हो गया। झरीलाल ने ऋण लेकर कुछ दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा किया। फिर वह उन गायों को खरीदकर उन्हें एक युवक की सहायता से अपना घर ले आया। फिर झरीलाल कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि सोने की कटार का क्या करूं? क्या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर लूं? लेकिन मैं तो महाजन हूँ, मुझसे कटार कौन लेगा? उल्टा कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी तरह की बातें बनाएंगे और मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिट जाएगी। इसलिए वो चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। उसने एक दिन एक नौकर को अपने घर में बुलाया। अरे रामू, जाके देखो तो उस जमींदार के घर में वह अपने कटारी को लेने वापस नहीं आया और मैं इस कटारी को बेच भी नहीं सकता। जी मालिक, मैं भी जाकर देखता हूँ। जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था। नौकर वापस चला गया। मालिक, जमींदार घर में नहीं था। अरे ये जमींदार क्या कर रहा है? वह अपनी कटारी वापस लेगा कि नहीं? कुछ दिनों के बाद महाजन ने फिर से अपने नौकर रामू को उसके घर भेजा, किंतु इस बार भी वह जमींदार से नहीं मिल पाया। अरे जाओ जाओ भाई, सेठ जी अभी बीमार है, वह अभी किसी से बात नहीं कर सकता। जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया।
मालिक, जमींदार बीमार था इसलिए उनसे भेंट नहीं हुई। महाजन अपने मन में सोचता है। जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा। कुछ और दिनों तक धैर्यपूर्वक सब सहता हूँ, नहीं तो मुझे भी अपना योजना बनाना होगा। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार नाई दुखीराम उसके बाल काटने आया तब उसने उससे कहा, गांव में यह बात फैला दो कि उस जमींदार का कटार कहीं गायब हो गया है। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने ना आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और उसके द्वारा शीघ्र ही यह खबर सब तक पहुंच जाएगी कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी हुई सोने की कटार गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। यह खबर आसपास के गांव में सब जगह फैल गई। अरे क्या आपको पता चला? उस कंजूस सेठ ने अपनी सोने की कटार एक महाजन के पास गिरवी रखी और वो कटार गायब हो गई है। अब उस सेठ का हो गया भारी नुकसान। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तब उसने यह खबर उसे भी सुनाई। अब आएगा जमींदार ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तक झरीलाल को शर्म महसूस नहीं हुई थी, परंतु यह समाचार पूरे गांव में फैल जाने के कारण वह अपने प्रतिष्ठा को बचाने का निश्चय किया। अरे मैं उस महाजन के पास जाकर कहूँगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। झरीलाल को पूरा विश्वास था कि उसे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं पाएगा। पर फिर भी झरीलाल महाजन के पास काफी पैसे लेकर गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार चोरी हो गई है तो उसने खूब हल्ला मचाया। किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा? भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा? अरे आपसे तो एक कटार भी संभाला नहीं जाता, आप कैसे महाजन हैं? जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। उसके घर के सामने काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। तब जमींदार ने महाजन से कहा, आप क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते? अरे जल्दी जाओ भाई, कटार खोज कर लाओ। उसे यह उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आ जाएगा। महाजन अपने घर के अंदर जाता है। झरीलाल अपने मन में सोचता है, अब ये बाहर आएगा और मुझसे कहेगा हिसाब बराबर हो गया। पर कुछ समय बीत जाने के बाद भी वह बाहर नहीं आया। झरीलाल बार बार अपने पैसे को दिखा रहा था ताकि लोगों को यह लगे कि यह ईमानदारी से पैसे वापस लौटाना चाहता है। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई। यह रही। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी यह मैं भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था? झरीलाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसे भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे किए जाने लगा। भीड़ के सारे लोग उसी की ओर देखने लगे। बेचारा झरीलाल शर्म के मारे सर नहीं उठा पाया। झरीलाल को एक सीख मिली। जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा, वे उसके खेतियार मजदूर थे। झरीलाल उन्हें अब समय पर पूरी मजदूरी देने लगा। रमेश एक बार एक जंगल के रास्ते से अपनी बाइक से गुजर रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसकी बाइक बंद हो जाती है। वह अपनी बाइक को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाइक स्टार्ट नहीं होती है, जबकि उसने बाइक को कुछ दिन पहले ही सर्विसिंग कराया था। अरे ये बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मैंने तो कुछ दिन पहले ही सर्विसिंग कराया था, अब अचानक इस बाइक को क्या हुआ? ऐसे वो बाइक को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। आखिर कुछ देर बाद उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो फिर से चलने लगता है। सुनसान रास्ता था, रात काफी गहरी थी और उसे उस रास्ते पर और कोई भी गाड़ी वाला नहीं दिख रहा था। गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम करने की जरूरत है। कोई होटल भी तो नहीं दिख रहा सामने जहाँ पे आराम कर सकूँ। वो आगे चलता रहता है, तभी उसे एक ढाबा दिखता है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। एक ढाबा तो मिल गया, यहाँ रुककर नाश्ता कर लेता हूँ।
तभी रमेश ढाबा में जाता है। उस ढाबा में लाइट तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मोमबत्तियाँ जल रही थी, जिसके कारण वहाँ पे रोशनी आ रही थी। ढाबा को एक बुजुर्ग व्यक्ति चला रहा था। तभी बुजुर्ग व्यक्ति रमेश के पास आता है और कहता है, साहब क्या लोगे? चाय मिलेगी क्या? हाँ साहब, मिल जाएगी। ठीक है, एक कप ले आओ। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति चाय लाने के लिए अंदर गया। रमेश के जेब में कुछ बिस्किट थे, तो वो उसने निकाल कर रखे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने चाय लाकर उसके टेबल पर रख दिया। तभी रमेश ने चाय और बिस्किट खा ली। रमेश बिल देने के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने रमेश से पूछा, साहब आप बहुत दूर से आए हुए लगते हैं, आपको कहीं और जाना है क्या? हाँ, मुझे आगे शहर तक जाना है, पर शायद सुबह हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, इसलिए यहाँ रुककर मैंने चाय पी ली। वैसे चाय बहुत अच्छी थी। रमेश ने बुजुर्ग व्यक्ति का तारीफ किया। अरे साहब, ये तो हमारा रोज का काम है। वैसे आप इतनी रात को अकेले सफर मत कीजिए। रमेश ने जिज्ञासावश पूछा, क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर का खतरा है क्या आगे, या आदमखोर जानवर, शेर वगैरह का? नहीं साहब, उससे भी बुरा और उससे भी ज्यादा भयानक। सामने जंगल पर एक मोड़ है, जहाँ जो कोई भी जाता है गायब हो जाता है, सब लोग यही कहते हैं। और बाद में उसकी लाश मिलती है। जंगल के उस मोड़ पर कभी मोहनदास का ढाबा हुआ करता था। एक बार वह अपना ढाबा बंद कर रहा था साहब, तब एक बड़ा सा ट्रक आकर उसके ढाबे में घुस गया। तब मोहनदास और ट्रक ड्राइवर और उसके साथी तीनों मर गए और उसका ढाबा खत्म हो गया। उसके मरे हुए सालों हो गए। वहाँ कोई ढाबा नहीं है साहब, पर वहाँ जाने वाले लोगों को एक व्यक्ति चाय के लिए पूछता है, और अगर वो रुकता है तो उसकी मौत हो जाती है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आजकल कहाँ लोग भूत प्रेत को मानते हैं? ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बस एक छलावा है। दुनिया आजकल कहाँ कहाँ पहुँच जा रही है, और आप यहाँ पे इस ढाबे पे रहकर भूत प्रेत की बात करते हैं। नहीं साहब, आप मेरे लड़के की उम्र के हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे ढाबे पे रुक सकते हैं। आज रात के लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति उसे बार बार ना जाने की बात कहता था, पर रमेश को लग रहा था कि यह व्यक्ति उससे ज्यादा पैसे हड़पना चाहता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। नहीं नहीं, मुझे आगे जाना है, आप ये पैसे ले लो और मेरी छुट्टी कर दो। तभी रमेश पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। ठंडी हवाएं चल रही थी और रात काफी गहरी थी। रमेश अपने गाड़ी में बैठकर उस ढाबे की ओर देखता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे आशा भरी नजरों से देख रहा था कि शायद रमेश वहाँ पे रुक जाए। रमेश अपने मन में सोचता है, शायद उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो मेरा मुलाकात आज एक भूत से होगा। ऐसे वो अपने बाइक से आगे चलने लगता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति के बात से रमेश भी थोड़ा थोड़ा घबरा जाता है। रास्ता खराब होने के कारण वो बाइक को धीरे धीरे ही चलाता है। तभी बीच रास्ते में उसे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है और वह वहाँ पे रुक जाता है। तभी वो देखता है कि रास्ते पर बैठा व्यक्ति उसकी तरफ ही आने लगता है। अरे वो तो मेरी तरफ ही आ रहा है। क्या उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सही कहा था कि रास्ते पर भूत है? मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐसे रमेश वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो व्यक्ति उसे आवाज लगाता है, भाई साहब सुनिए। यह आवाज सुनकर रमेश को चैन की सांस आई और वो वहाँ पे रुक जाता है और उस व्यक्ति के पास जाता है। मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, मैं अंधेरे में देख नहीं पाया और गड्ढे में घुस गया। क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? रमेश ने उस व्यक्ति के बाइक को देखा तो वो टूट चुका था पूरी तरह से और वो चलने के हालात में नहीं था। रमेश ने सोचा 2 व्यक्ति होने से ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा और आसानी से शहर पहुंच जाएंगे। ऐसे वो दोनों रमेश की गाड़ी में बैठ गए और शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में रमेश ने उस व्यक्ति से अपना परिचय पूछा। आपका नाम क्या है? आप क्या करते हैं? मेरा नाम सोहन है, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। सोहन ने तुरंत सब कुछ बता दिया। रमेश और सोहन एक जगह रुकते हैं। तभी सोहन ने रमेश को सिगरेट निकाल के दी। सोहन का हाथ
थोड़ा थोड़ा जला हुआ था। ये आपका हाथ जला हुआ कैसे है? और ये सिगरेट तो बहुत ही पुरानी ब्रांड की लग रही है, जो अभी मिलती भी नहीं है। ये आपके पास कैसे आई? सोहन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला। ये मैंने ढाबे वाले से ली थी, उसने दिया था मुझे। वो पीछे पड़ता है वो ढाबा। और वो जो आपकी बाइक थी वो भी काफी पुरानी थी, कहीं से चुरा के लाए थे या फिर खुद की थी? सही सही बताना। अरे नहीं नहीं भाई, वो मेरी ही है। पुरानी थी मगर अच्छी चलती थी। रमेश सोहन का जवाब सुनकर फिर से दोनों गाड़ी में बैठ गए और आगे चलने लगे। लेकिन रमेश के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे थे। रमेश मन ही मन सोचता है, सोहन की गाड़ी जैसे लग रही थी कि वहाँ तो कितने सालों से पड़ी है, वो तो फिलहाल चलने वाली थी नहीं। ऊपर से उसके पास काफी सालों पुराना ब्रांड का सिगरेट था, वो उसके पास आई कहाँ से? और वो पीछे की ढाबे की बात कर रहा था, वो कौन सी ढाबे की बात कर रहा था? यह सब सोचकर रमेश घबरा जाता है। कहीं मैंने भूत को पीछे तो नहीं बैठा रखा? तब रमेश ने गाड़ी रोकी और कहा, मुझे टॉयलेट जाना है। रमेश गाड़ी रोककर पीछे मुड़ा और वह जोर से चिल्लाया। उसके पैर उल्टे थे। तब रमेश ने ऊपर की ओर देखा और उसे चैन की सांस आई, क्योंकि सोहन पीछे मुड़कर बैठा था। रमेश ने सोहन को डांटते हुए कहा, अरे भाई, आप पागल वागल हो क्या? पीछे मुड़कर क्यों बैठे हो? पता है आपको मैं कितना डर गया था? अरे भाई माफ करना मुझे, मैं पीछे देख रहा था कि कोई आ रहा है कि नहीं। पर आपको इतना डर क्यों लग रहा है? आप भूतों से डरते हो क्या? रमेश ने कहा, क्या आपको डर नहीं लगता? सोहन इसका जवाब देने वाला होता है, तभी रमेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो लोग आगे चलने लगे। अब रमेश में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। अब वो सोहन से बातचीत करने लगा। सोहन, आप इस रास्ते से रोज गुजरते हैं, आपको भूत से मुलाकात नहीं हुई क्या? मोहनदास ढाबा में भूत रहता है, ऐसे वो पिछले ढाबे वाला कह रहा था, जहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति काम करता है। हाँ मैंने भी सुना है। आप भी अगर उस ढाबे पे रुकते हो तो बिल्कुल मत रुकना, वहाँ पे मौत है भैया, मौत। यह बोलकर सोहन रोने लगा। तब रमेश ने पूछा, क्या तुमने उसको देखा है कभी? पता नहीं। तभी रास्ते से अचानक एक ऑटो आती है और पीछे जाकर रुक जाती है। उस ऑटो से वही बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है जो उस ढाबे में काम कर रहा था, और वो जंगल में गायब हो जाता है। रमेश को लगा, शायद मैं उसकी ढाबा पर नहीं रुका इसलिए वो नाराज हो गया। ऐसे कुछ आधे घंटे बाइक चलाने के बाद रमेश को आगे कुछ चमकती हुई लाइट दिखती है और वहाँ पे लिखा था मोहनदास का ढाबा। दूर से उसने देखा तो उस ढाबे पर कुछ लोग बैठे हुए थे और काफी सन्नाटा था। रमेश ने वहाँ रुकना बेहतर समझा, क्योंकि साथ में सोहन था तो उसे अब डर नहीं लग रहा था। रमेश अपनी बाइक से उतरा और पीछे देखा कि सोहन गायब था। सोहन को भी शायद मेरी तरफ बाथरूम आया होगा और वो भाग गया। तभी उस ढाबे से एक व्यक्ति आता है और पूछता है, क्यों साहब, चाय पियोगे क्या? नहीं नहीं, मैं चाय पी के आया हूँ। क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने मोहनदास ढाबे के बारे में कुछ आपको बताया क्या? वो हमेशा मेरी बदनामी करता रहता है। आओ साहब, बैठो। रमेश को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ढाबे वाला और सोहन झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तभी इसी बीच दोस्तों, आगे की पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।